सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हमारे साथ हैं निकुंज भैया हमारे मॉर्गन स्टैनली में प्लेस हो चुके हैं, हमारे 4th ईयर के भैया हैं। तो आज इनके साथ थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन होगी, छोटा सा पॉडकास्ट होगा रिगार्डिंग कोडिंग, प्लेसमेंट और कॉलेज में कैसे इनने मॉर्गन स्टैनली ऐसी कंपनी को फोड़ा, तो उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो हाय भैया, थैंक यू कमिंग, इतना जल्दी आने के लिए और इतना सब कुछ एकदम से हमने रेडी करा। सो भैया, आपने मतलब अगर हम पूछे आपके बैकग्राउंड के बारे में, तो 11th-12th में क्या था आपका, अगर हम बिल्कुल पीछे से? तो 11th-12th में मैं PCM विद कंप्यूटर साइंस ही लिया था। हाँ। तो वहाँ पे मैं एक टीचर थे दुष्यंत सर करके, तो उन्होंने मुझे C++ हमारे को C++ समझाया था। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे अच्छे टीचर मिले, कि उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट तभी से जाग गया था जब वो मुझे C++ ये सब समझा रहे थे। अच्छा। तो वहीं से मैंने चालू किया, अच्छा ठीक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, अच्छा ठीक है ये करने में मज़ा आ रहा है, तो वैसे ही करके मैं आगे चलता गया। तो बच्चों का बहुत स्मॉल डाउट होता है कि भैया जो 11th-12th में IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, जो हेल्थ एजुकेशन लेते हैं, जैसे मैंने भी हेल्थ एजुकेशन ले ली, ऐसे सब्जेक्ट ले ली जिसमें स्कोर करना ईजी रहता है, उससे PCM पे ध्यान देते हैं। तो ये ठीक है, क्योंकि बाद में भी बच्चे कर लेते हैं आपके हिसाब से। आपने तो कोडिंग पहले ले ली थी, अगर बच्चा नहीं लेता और IIT JEE की तैयारी करता है तब भी ये ठीक है ये चीज़? हाँ ठीक है, देखो जब प्लेसमेंट में जाओगे तब वो ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारा 11th-12th में कैसा था, या फिर तुमने 11th-12th में PCM या CSE ये सब ले आए कि नहीं। लास्ट में तुम्हारे स्किल्स जो हैं वो तुम्हारे दिखाए जाते हैं। तो अगर तुम बाद में भी चालू करके, तुम्हारा ये नहीं है कि अगर तुम बाद में चालू करोगे तो तुम्हें कम नॉलेज होगा। तो ऑब्वियसली तुम्हारे एफर्ट्स के ऊपर होता है कि तुम कितना सीख सकते हो और कितना यूटिलाइज कर सकते हो। ओके। अब जो हमारे कॉलेज वाले बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में है, तो हम भैया से ये पूछेंगे, भैया आप जब अपने फर्स्ट ईयर में आए थे तो लाइक आपने रेगुलर गाय की तरह मतलब कैसे करा था, एक्सप्लोर करा था या सीधा कोडिंग करना ही स्टार्ट कर दिया था, कैसा था आपका सीन? नहीं यार देखो, मुझे जैसे मैंने कहा 11th-12th में मैंने C++ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, राइट। तो मुझे कोडिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज था। अब जो 12th और हमारे कॉलेज के बीच में गैप रहता है कि अच्छा ठीक है बोर्ड के मार्क्स मिल गए, फिर उसके बाद कॉलेज ये सब ढूंढ रहे, उसके बीच में मुझे थोड़ा वेब डेवलपमेंट ये सब में मज़ा आने लगा था। तो मैंने ये कोल्ड स्टील का बाय यूडेमी में उसका एक कोर्स है कोल्ड स्टील का। कोल्ड स्टील हाँ। तो वो एक काफ़ी फेमस कोर्स था, तो वो मैंने चालू किया था। तो उसके बाद फर्स्ट ईयर में आके ऑब्वियसली अब कॉलेज था, सब चीज़ नया था, तो सीधा कोडिंग ये सब में मैं नहीं गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आके एक्सप्लोर किया। यहाँ पे हमारे कॉलेज में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो फर्स्ट ईयर में तो मैं ऑलमोस्ट हर ग्रुप में कभी ना कभी पार्ट लिया था। TEDx में वॉलंटियर किया था, डेप्सॉक का मैं अभी भी पार्ट हूँ, और फिर उसके बाद कोड IIT DSC ये सब डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया था कि अच्छा ठीक है क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हैं, उससे मेरी नॉलेज बढ़ी, नेटवर्किंग बढ़ा। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद मुझे याद है हमारे फर्स्ट ईयर में एक हैकाथॉन हुआ था, लोकल हैक डे, गिटहब का एक था। तो वो मेरा सबसे पहला हैकाथॉन था, और ऑनेस्टली मुझे आता नहीं था। जैसे मैंने बोला कि मुझे सिर्फ वेबसाइट बेसिक HTML CSS ये सब करना आता था, राइट। तो वहाँ पे तभी भी मैं गया कि ठीक है, अच्छा ठीक है देखते हैं होता कैसे है। हम फर्स्ट ईयर्स में मैं दो तीन और दोस्त थे, तो हम सब गए थे, और फिर ऑब्वियसली हमसे उतना ज़्यादा कुछ बना नहीं था, बट हाँ उसका फाइनल्स मैंने देखा जहाँ पर लास्ट में टीम से सब प्रेजेंटेशन ये सब करने आते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ों में मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला कि अच्छा ठीक है मैं बाद में जाके ये सब चीज़ें भी कर सकता हूँ। सो जो कॉलेज में कोडर्स आते हैं आपके हिसाब से, लाइक आपने फर्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करा, एक सेकेंड ईयर में आने का बच्चा थोड़ा सा फिर कॉलेज के जो क्लब्स उनको एलिमिनेट करना शुरू करते थे, स्पेसिफिक क्लब में आता। तो आप कौन से क्लब में गए थे मतलब कॉलेज में आते? तो हाँ, जैसे तुमने कहा सेकेंड ईयर में आते आते ऑलमोस्ट सारे क्लब्स, फर्स्ट ईयर में काफ़ी क्लब्स में वॉलंटियरिंग ये सब किया, पार्ट भी था, बट सेकेंड ईयर में आते आते मेरे 2 मेन क्लब्स, लाइक डेप्सॉक एक था, मुझे डेप्सॉक में काफ़ी मज़ा आता था। डेप्सॉक हमारी डिबेटिंग सोसाइटी है, तो वहाँ पे लाइक हमारे को ऑब्वियसली डिबेटिंग सोसाइटी है, तो डिबेट्स, पब्लिक स्पीकिंग ये सब तो मतलब हमारे को बताते ही हैं कि हम एक साथ डिबेट ये सब करते रहते हैं। बट वहाँ का एक जो ग्रुप था, वहाँ पे मेरे सीनियर्स काफ़ी हेल्पफुल थे, तो मुझे वहाँ का ये क्या कहते हैं जो एनवायरनमेंट था, माहौल था, वो काफ़ी अच्छा लगा था, राइट। और दूसरा क्लब? और दूसरा मेन था मैं कोड IIT, तो उसका भी मैं कोर मेंबर हूँ। तो वो वाला हमारे कॉलेज में 2-3 टेक्निकल क्लब्स है, कोड IIT, DSC, IEEE। तो मुझे कोड IIT में मैं कोर मेंबर बन गया, और उसके बाद वहाँ पर फिर हम डिफरेंट वर्कशॉप्स और डिफरेंट अभी भी जैसे कि होता है, हम हर मंथ एंड में हम कंपटीशन होस्ट करते हैं, कोडिंग कंपटीशन होस्ट करते हैं हैकर रैंक में, और हम कभी कभी मिनी हैकाथॉन्स ये सभी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो फिर उसके बाद
ये सब चीज़ें चालू हुई। तो भैया जैसे कि बहुत लोग इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर से चालू कर देते, सेकंड ईयर से, तो आपने अपनी इंटर्नशिप्स कब से स्टार्ट करी थी मतलब? हाँ, तो इंटर्नशिप्स मुझे याद है कि हमारे फर्स्ट ईयर का जो समर वेकेशंस था उसमें मैंने थोड़ा बहुत ये क्या कहते हैं एंड्रॉयड ये सब थोड़ा चालू किया था, ठीक है। तो मुझे लगा ठीक है मैं भी इंटर्नशिप चालू कर देता हूँ। तो मेरा पहला इंटर्नशिप था दिल्ली वही में। तो वहाँ पर हमारा जो गुड़गांव ऑफिस था वहाँ पर मेरे पापा के दोस्त थे, तो ये उनका वो वहाँ पे मेरा एक इंटरव्यू लिया गया और मैं सिलेक्ट हो गया। एक तो से रेफरल के थ्रू? हाँ, विफ्रिल के थ्रू, राइट। तो इसीलिए नेटवर्किंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो विफ्रिल के थ्रू मुझे मेरा पहला इंटर्नशिप मिला। वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे मुझे लगा था कि ठीक है मुझे थोड़ा बहुत कोडिंग आता है, बट वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है नहीं, मतलब कितनी सारी चीज़ें होती है, राइट। तो मुझे उस समय पता चला अच्छा ठीक है मुझे ऑलमोस्ट नहीं के बराबर आता है। तो वहाँ पे मैं काफ़ी मैनेजर सीनियर्स ये सबसे बात की। तो वहाँ का एक ऑफिस एनवायरनमेंट, वहाँ पे वो लोग डे टू डे कैसे काम करते हैं, राइट। वहाँ पे जैसे कि डिस्कशंस होता है, मीटिंग्स होती है, राइट। तो वहाँ पे मैं पहला इंटरव्यू में कोडिंग स्किल से ज़्यादा मैं ये सीखा कि ऑफिस का एनवायरनमेंट या फिर वहाँ पे जो इकोसिस्टम होता है वो कैसे ये रहता है। तो भैया आपने इंटर्नशिप की बात करी, तो यार अब बताइए कि फर्स्ट और सेकंड ईयर में इंटर्नशिप मिलेगी कैसे? लाइक हम कहाँ ढूंढे, क्या क्या ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं? आपको तो रेफरल की लिंक मिली थी, जिनके पास रेफरल नहीं है, जिनके फैमिली मेम्बर्स ऐसे कनेक्टेड नहीं है, उनको कैसे इंटर्नशिप मिल सकती है फर्स्ट सेकंड ईयर कॉलेज में? तो यार देखो, ऐसा नहीं है कि विफ्रिल के थ्रू ही तुम इंटर्नशिप ये सब जा सकते हो, राइट। तो बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, इंटर्नशाला हो गया, लिंक्डइन हो गया, ठीक है। तो उसमें तुम अब ये कर सकते हो कि लिंक्डइन में जैसे कि तुम डिफरेंट लोगों को रीच आउट करो, कनेक्शन भेजो, ठीक है। तुम्हें मे बी तुम कोल्ड मेल्स कहते हैं, हाँ कोल्ड ईमेलिंग कहते हैं, कि एक टेम्पलेट बना दो, तुम अपने बारे में थोड़ा बहुत बताओ और तुम चाहते क्या हो, वो चीज़ तुम रैंडमली लोगों को भेज रहे हो। और अब देखो अगर तुम ये एक्सपेक्टेशन रखोगे कि हर एक जन मुझे रिप्लाई करेगा तो सॉरी तुम डिसअपॉइंट होगे। ये मान के चलो कि ठीक है 10:1 का रेशियो मान के चलो कि अच्छा ठीक है अगर मैं 10 लोगों को मेल करूँगा तो क्या पता एक जन मुझे रिप्लाई देगा, ठीक है। और क्या पता अगर मैं 20 लोगों को दूंगा तो क्या पता वहाँ से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट। तो वैसा करके तुम्हें ये अपना नेटवर्किंग बढ़ाना है और तुम रीच आउट करो लोगों को। ऑब्वियसली यार स्टार्टअप्स है, MNCs है, डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो इंटर्नशिप्स की ऐसा नहीं है कि कमी है, वही है कि तुम्हें रीच आउट करके अपना पोटेंशियल दिखाना है कि अच्छा ठीक है हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है। और इंटर्नशिप पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आई बटन को क्लिक करो, वहाँ पे भी मैंने भैया से बात करके पूरी ढंग से बनाई है, देख सकते हो। तो भैया जैसे आपने इंटर्नशिप का बताया, बहुत बढ़िया बताया, मतलब मुझे तो बहुत इंसाइट्स मिले। बट अगर किसी बंदे को स्क्रैच से स्टार्ट करना हो, मैं सेकेंड ईयर हूँ, मैं जैसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो सेकेंड ईयर के एंड में आ रहे हैं और जिनको मॉर्गन जैसी स्टैनली कंपनी फोड़नी है, गूगल या फैंग कंपनीज फोड़नी है, या फर्स्ट ईयर में भी हैं, तो आप क्या एडवाइस होगा कि क्या कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे? एक रोड मैप बता दी छोटा सा। तो यार देखो, स्टार्ट हमेशा फाउंडेशन से करते हैं क्योंकि फाउंडेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब जैसे कि कोई तुम बोल रहे हो कि अगर कोई बच्चा बेसिक से चालू करना चाहता है, राइट, कुछ नहीं पता कोड एग्जैक्टली, तो यार देखो सबसे इम्पोर्टेंट है सबसे पहले कोई लैंग्वेज पकड़ो, फर्स्ट लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज पकड़ो। अब लैंग्वेज अगर तुम्हें नहीं पता कि कौन सा लैंग्वेज पकड़ो, तुम अगर कॉलेज कर रहे हो, ठीक है, तो खुद ही तुम्हें C++, थोड़ा बहुत जावा और ये सब लैंग्वेज थोड़ा बहुत तुम्हें समझा देंगे, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले अपना बेसिक्स क्लियर करो कोई एक लैंग्वेज पकड़ के। और फिर दूसरा है कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, दूसरा DSA। हाँ, DSA काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी कंपनी है उसके पास हमेशा लाखों एप्लीकेंट्स आते हैं, राइट। तो उनका सबसे पहला टास्क यही होता है कि अच्छा ठीक है कोई एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जहाँ पर तुम्हें DSA कोई एक प्रॉब्लम दिया जाएगा, उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक कोड लिखना होगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंटली वो कोड इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कोई कंपनी ये नहीं बोलती कि अच्छा ठीक है तुम सिर्फ C++ में लिखो, कोई कंपनी ये ऐसा नहीं, जनरली कंपनीज ऐसा नहीं बोलती कि ठीक है तुम सिर्फ जावा में लिखो, तुम कोई सी भी लैंग्वेज में लिखो, क्योंकि तुम्हारा लॉजिक ज़्यादा देखा जाता है कि अच्छा ठीक है तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है कंपनीज के लिए, ठीक है। तो DSA अपना स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। तीसरा आता है अपना डेवलपमेंट। अब
डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स ये सब तुम्हारा कोड आ गया, ठीक है। उसके बाद अब कोई डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, वेब डेवलपमेंट हो सकता है, मोबाइल डेवलपमेंट हो सकता है, ये ब्लॉकचेन हो सकता है, AI ML हो सकता है, डेटा एनालिसिस, डिफरेंट चीज़ें। तो यार देखो, कोई एक कोर्स जो भी तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है, इसमें तुम्हें काफ़ी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अब यही होगा कि अच्छा भैया मुझे पता नहीं कि मैं किस में जाऊँ, तो यार देखो इसका कोई पर्टिकुलर ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि अच्छा ठीक है, कोई एक टेस्ट नहीं है कि तुम्हें जिससे पता चल जाएगा कि तुम किस में अच्छे हो या तुम्हें क्या ज़रूरत है। किसी से भी चालू करो, जो भी अब तुम्हें आसपास वाले लोगों को देखो कि अच्छा ठीक है वो क्या कर रहा है, तुम सीखो उससे कि अच्छा ठीक है, और तुम देखो अच्छा ठीक है अगर मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं ये कंटिन्यू करूँगा, अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो किसी और फील्ड में जाओ, ठीक है। अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम कर सकते हो डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। और फिर उसके बाद हर एक में कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाओ, क्योंकि अगर तुम प्रोजेक्ट बनाओगे तो फिर तुम वो अपने रिज्यूमे में दिखा सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा अच्छा ठीक है तुमने क्या किया है, तुम अगर सिर्फ ऐसा बोलोगे कि अच्छा ठीक है मैंने वेब डेवलपमेंट किया है, तो उससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना तुम बोलोगे कि अच्छा ठीक है हाँ देखो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है वेब डेवलपमेंट में। प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपको बनाने से। हाँ, तो देखो यार सब चीज़ क्वांटिफाई किया करो कि जैसे कि अच्छा ठीक है अगर तुमने कुछ किया है तो तुमने उसमें क्या किया है, उससे क्या फ़ायदा मिला है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ओके, सो फर्स्ट आपको लैंग्वेज सीखनी है, एक बेसिक लैंग्वेज। उसके लिए कोई भी यूट्यूब चैनल हम रेफर कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ से हम C++ या जावा कोई भी एक लैंग्वेज सीखें। कोई ऐसा फाउंडेशन है कि यार यही लैंग्वेज अच्छी है, Exactly. एक भी सीख सकते हैं। दूसरा DSA को जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग। आपने कुछ प्लेटफॉर्म बताना चाहोगे जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? हाँ, तो DSA के प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आजकल बहुत है यार। लीड कोड है, लीड कोड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स। अगर तुम्हें प्लेसमेंट स्पेसिफिक DSA करना है तो उसमें कोशिश करो। हाँ, सबसे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ऑब्वियसली और भी प्लेटफॉर्म्स है, बट हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें तुम डिफरेंट कोशिश करो कि एटलीस्ट तुम मीडियम या हार्ड, अगर हार्ड लेवल तक पहुंच सकते हो तो बहुत बढ़िया, बट एटलीस्ट मीडियम लेवल तक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको। और उसमें कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी होते हैं कि अच्छा ठीक है ये कंपनी ने ये वाले क्वेश्चंस बहुत बार पूछे, तो तुम्हें एक आइडिया भी पड़ जाता है अच्छा ठीक है इस कंपनी को ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा वो पूछा जाता है, राइट। दूसरा है GFG भी ऐसा सिमिलर है। उसमें GFG में एक एडवांटेज ये है कि उसमें आर्टिकल्स अच्छे से दिए जाते हैं और तुम उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीख भी सकते हो, ठीक है। GFG खुद एक अपना रोड मैप देता है, डिफरेंट चीज़ें देता है, ठीक है। तो उसमें तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और उसमें भी कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस तुम देख सकते हो। GFG में तुम इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी देख सकते हो कि अच्छा ठीक है इस कंपनी का अगर किसी ने इस कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया है तो उसका कैसा एक्सपीरियंस था, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। और बाकी अगर तुम्हें DSA से ऊपर मतलब एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करके भी चीज़ होती है। DSA में तुम सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स में ध्यान दोगे। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक स्पोर्ट टाइप सा हो गया कि ठीक है उसमें क्योंकि तुम्हारे काफ़ी कॉम्पिटिशन्स डिफरेंट होते हैं तो वो एक और हायर लेवल का हो गया। तो अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट है, तो तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, कोड फोर्सेस हो गया, कोड शिफ्ट हो गया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे कॉन्टेस्ट हर हफ्ते चलते हैं, है ना। कितनी जल्दी तुम उस कोड को इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में लिख सकते हो, टाइम बाउंडेशन के अंदर। हाँ, ये भी होता है। तुम्हारा कोड कितना मतलब कितना कम रनिंग टाइम लेता है, ऑप्टिमाइज ये सब, तो वो ठीक है वो। बट वो देखो अगर बिगिनर में ये सारे काफ़ी हैवी टर्म्स होंगे, ये बहुत हाँ, तो वही तो एग्जैक्टली। तो स्टार्टिंग या ठीक एक पॉइंट लो, कोई भी एक पॉइंट पकड़ो। अब जैसे कि अब ये है कि अच्छा ठीक है भैया मुझे नहीं पता कि ये कौन से क्वेश्चंस में करूँ। काफ़ी लोगों का ऐसा मैंने सुना हुआ है, काफ़ी जूनियर, है ना। तो यार आजकल ये एक प्रॉब्लम शीट्स आजकल बहुत सारे अवेलेबल है, जैसे कि एक लव बब्बर का 450 क्वेश्चंस ऑफ DSA करके है। तो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो वो कर सकते हो, वरना जो स्ट्राइवर जैसे कि एक स्ट्राइवर करके है तो उसके शायद 120-150 क्वेश्चंस का एक प्रॉब्लम लिस्ट है, तुम वो फॉलो कर सकते हो, है ना। तो डिफरेंट प्रॉब्लम शीट्स है, तो कोई भी एक उसमें भी वो टॉपिक वाइज अलग अलग रखे हुए हैं कि अच्छा ठीक है अवे के ये 10 प्रॉब्लम कर सकते हो, ट्रीज के ये तुम 5-6 प्रॉब्लम्स कर सकते हो, DP ये सब डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो ये काफ़ी अच्छे से तुम्हें बता देता है अच्छा ठीक है अगर मुझे ये वाला टॉपिक करना है तो ये क्वेश्चंस में सॉल्व कर सकता हूँ। तो भैया अब मतलब लैंग्वेज सीख ली, अब आपका प्लेसमेंट कैसे हुआ, मतलब मॉर्गन स्टैनली में मतलब कैसे स्टार्ट हुई पूरी जर्नी प्लेसमेंट की, थोड़ा बताइए। तो यार देखो प्लेसमेंट हमारा चालू हो जाता है, एटलीस्ट हमारे कॉलेज में चालू हो जाता है 3rd ईयर के मिड या एंड से, राइट। ठीक है, तो 3rd ईयर के स्टार्टिंग से ही कोशिश करो कि अपना रेज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल ये दोनों मेन चीज़ें होती है, राइट। रेज्यूमे इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि तुम कहीं पे भी अप्लाई करते हो तो रेज्यूमे तुम्हारा देखा जाता है, और लिंक्डइन प्रोफाइल तुम्हारे ऑफ कैंपस ये सब प्लेसमेंट में ज़्यादा हेल्प करती है क्योंकि लिंक्डइन प्रोफाइल बना लो। अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है तो मेरी भी लिंक्डइन प्रोफाइल है, यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन। बट लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना ज़रूरी है 3rd ईयर और 4th ईयर में। आप जैसे बता रहे हो एक
कंपनी वाइज और एक रिज्यूमे होता है आपका ऑनलाइन। तो अभी भी कह रहा हूँ यार लिंक्डइन प्रोफाइल बना के रखो और स्ट्रांग होनी चाहिए लिंक्डइन प्रोफाइल काइंड ऑफ। हाँ, लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, बट उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए तुम्हारे रेज्यूमे। अब रेज्यूमे में कुछ चीज़ें होती है जो मैं बाद में जाके समझा कि सबसे पहले रेज्यूमे में तुम्हारे जो इंटर्नशिप्स है, प्रोजेक्ट्स है, ये सब है, ठीक है, वो सिर्फ तुम दिखा उन्हें ये मत बताओ कि अच्छा ठीक है मैंने ये सब चीज़ें की है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि अच्छा ठीक है मैंने ये चीज़ की है, बट क्यों की है वो भी चीज़ बताओ, और क्यों की है उसका रिजल्ट क्या निकला है, तो वैसे चीज़ बताओ। अब तो वो वाला एक उसे स्टार पैटर्न कहते हैं, तो वो चीज़ फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक पेज का रिज्यूमे मोर देन इनफ रहता है, ठीक है। एक पेज से ज़्यादा मत बनाने की कोशिश करना, क्योंकि वो जनरली उतना ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है। 10 सेकंड या 15 सेकंड एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स वही वो 4-5 सेकंड में वो बस गो थ्रू करते हैं और फिर ख़त्म कर देते हैं, राइट। तो रेज्यूमे इंपॉर्टेंट रहता है। रेज्यूमे बिल्डर्स ये सब आजकल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो तुम कहीं पे भी कर सकते हो। एक वेबसाइट है जो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी, वहाँ वो एक ऐसा टूल है जो तुम्हारे रेज्यूमे को ग्रेड करता है। तो आजकल ATS सिस्टम्स होते हैं, तो अगर तुम ऑफ कैंपस ये सब कहीं पे भी अप्लाई करोगे तो तुम्हारे मशीन रीडेबल रेज्यूमे इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। तो ये वाली भी चीज़ तुम देख के चलो कि अच्छा ठीक है मुझे ये नहीं कि मुझे सिर्फ फैंसी बनाना है, मुझे मशीन रीड कर सकती है कि नहीं, मेरे रेज्यूमे ATS रीडेबल वो होना चाहिए, ठीक है। वो रिजेक्ट भी कर देती है कुछ, एग्जैक्टली, भी कर लेती है। हाँ, तो वही कीवर्ड्स के थ्रू करती है, कीवर्ड्स, एग्जैक्टली कीवर्ड्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सब तुम्हारे वो जो वेबसाइट है वो तुम्हें ग्रेड, तुम्हारे रेज्यूमे को पूरा ग्रेड करके बता देता है। उसका एटलीस्ट फ्री वर्जन जो है वो तुम्हें थोड़े बहुत टिप्स भी दे देता है, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिंक्डइन के भी काफ़ी टिप्स ये सब हैं, तुम्हें ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि मेरी जर्नी के बारे में वापस से आते हैं, तो हाँ, तो मेरी जर्नी में भी काफ़ी डिफरेंट कंपनीज़ में ट्राई किया। JP मॉर्गन हो गया, ये सब हो गया, राइट। तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे हर जगह में सिलेक्ट नहीं हुआ था, काफ़ी सारे डिसअपॉइंटमेंट्स भी थे। तो वही है कि तुम अपना बेस्ट दो, अपना अगर तुम इंटरव्यू ये सब के लिए सिलेक्ट होते हो तब वेल एंड गुड, वरना तुम कोई और कंपनी में ट्राई करो। कौन सी कंपनी में मतलब आपने अपना शॉर्टलिस्ट हुए थे कुछ? तो एक फ़ोन पे नहीं, सॉरी, पेयू, हाँ, पेयू में शॉर्टलिस्ट हुआ था मैं। और क्या कहते हैं KPMG और ये क्या कहते हैं सेल्सफोर्स और मॉर्गन स्टैनली और मॉर्गन स्टैनली। हाँ, तो शॉर्टलिस्ट होने का मतलब ये नहीं कि मतलब मुझे जॉब मिल गया था। जैसे कि अब हमारे में तीन तरीके अब प्लेसमेंट ऑफिस, अगर तुम ऑन कैंपस बैठे हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे में 3 टायर्स होते हैं, नॉन स्टार, स्टार और सुपर स्टार पैकेजेस, राइट। तो नॉन स्टार हो गए हमारे 8 लाख और उससे कम के पैकेजेस, ठीक है। स्टार ऑफर हो गया 8 लाख से 20 लाख के बीच में पैकेज, और सुपर स्टार हो गया 20 लाख से ज़्यादा का पैकेज। तो देखो तुम सिर्फ एक कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो सकते हो हर एक टायर में। अगर तुम अब जैसे कि तुम्हें स्टार ऑफर मिल गया तो तुम और स्टार ऑफिस के लिए नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तुम्हें कंपनी चूज़ करनी होती है कि क्या तुम ये करना चाहते हो कि नहीं। तो जैसे मैंने कहा पेयू में मैं काफ़ी पहले जब स्टार्ट हुआ था उसमें सिलेक्ट हो गया था। उस समय मेरा पैकेज कुछ था 10 लाख के आसपास, राइट। और मुझे ये लगा था कि यार इतना जल्दी मुझे 10 लाख के लिए नहीं सेटल होना है मुझे, क्योंकि पता था कि और अच्छी कंपनीज आने वाली है। तो आपने वो रिजेक्ट कर दिया? हाँ, तो उस समय HR राउंड में ही मैंने जैसे बोल दिया था कि अच्छा ठीक है, अब ऑब्वियसली तुम्हें हम मुंह पे नहीं मना कर सकते, क्योंकि हमारा एक कर्टेसी रहता है, राइट। कि मुझे तुम्हारी कंपनी में नहीं जाना, राइट, ऐसा नहीं कर सकते। तो सिंपल से ये बोल सकते हो कि अच्छा ठीक है मुझे कोई और कंपनी से ऑफर आ चुका है, या फिर मुझे हायर एजुकेशन ये सब में थोड़ा ध्यान देना है, तो ऐसे करके तुम रिजेक्ट कर सकते हो। अब बट एक सीन ये हो गया था कि यार अब स्टार्टिंग में वो मेरा पहला इंटरव्यू था और वो मैंने क्रैक कर दिया, तो मुझे आ गया था जोश कि अच्छा ठीक है अब तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए और ये मानोगे नहीं, मुझसे जो फर्स्ट टेस्ट है आधे से ज़्यादा मैं वही नहीं क्लियर हो पाया था। और अगर इंटरव्यू जैसे कि मैथ वर्क ये सब में काफ़ी डिफरेंट जगह मैंने इंटरव्यू दे, क्लाउडेरा हो गया, ये सब हो गया, तो वहाँ पे इंटरव्यू में मुझे रिजेक्शन मिल रहा था। तो वहाँ पे मुझे एक वैसा लगा था शिट यार मुझे वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी कि नहीं, है ना। तो ये काफ़ी थिन लाइन होता है कि तुम कहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हो, कहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हो। बट हाँ ऑब्वियसली अच्छी बात है, वहाँ पे मैंने रिजेक्ट कर दिया तो अब मुझे ज़्यादा अच्छे ऑफर्स बाद में जाके मिले, राइट। तो ये उस समय बच्चा कैसे फिगर आउट करे, चलो उसको एक ऑफर मिल रहा है, क्या वो रिजेक्ट करे या देखो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऑब्वियसली तुम्हें इंट्यूशन पे भी जाना है, तुम्हें ये देखना है कि क्या तुम उस चीज़ के वर्थ हो कि नहीं। अब तुम्हें लगता है कि अच्छा ठीक है मुझे ये वाला पैकेज मिले अच्छा है तो ऑब्वियसली तुम जाओ। बट अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैं यार इससे काफ़ी अच्छे पैकेज के लिए वर्थ इट हूँ, अगर तुम्हें अपने स्किल्स के ऊपर, यार देखो तुम्हारे स्किल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं,
तो अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार मेरे स्किल्स के हिसाब से तुम्हें मुझे और पैकेज मिल जाना चाहिए तो वेट कर सकते हो। और यार देखो ऑन कैंपस ही एंड ऑफ द रोड नहीं है, ऑफ कैंपस में क्या पता तुम्हें और ज़्यादा अच्छे पैकेजेस मिल जाए जो, तो ऑफ कैंपस भी ट्राई किया करो। ऑब्वियसली वहाँ पे तुम्हारा कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है बट तुम्हारे चांसेस, तुम्हारे जो पैकेज ये सब है, जो तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, राइट। तो अब वापस से आते तो वही, तो उसके बाद ये क्या कहते हैं अक्टूबर नवंबर का पीरियड था, तो वहाँ पे फिर मैंने चालू किया कि वहाँ पे फिर चालू हुआ KPMG में मैं 8 लाख शायद 5 लाख ये सब का हुआ, तो वो तो ऑब्वियसली फिर तो नहीं लेना था, जब 5 लाख का रिजेक्ट करके आया हूँ तो 5 लाख कर लूँगा, वो नहीं लेना नहीं, तो उस समय फिर मैं ये आ गया था, अच्छा यार एक बार एक नॉन स्टार ऑफर एक बार हाथ में तो रख लेता हूँ कि एटलीस्ट बाद में जाके ऐसा नहीं हो कि अनएम्प्लॉयड ही रह जाऊँ। हाँ, तो एक वो रह गया कि ठीक है चलो 5 लाख का, वो तो ऑब्वियसली पता था कि ठीक है यार अगर उसमें जाऊँगा भी इससे बढ़िया मैं 2-3 महीने ब्रेक लेके ऑफ कैंपस और कहीं और पे ट्राई करूँगा, क्योंकि तुम्हारा स्टार्टिंग पैकेज भी इंपॉर्टेंट रखता है कि तुम जितना ज़्यादा अच्छा रहता है। ऑब्वियसली और भी डिफरेंट चीज़ें मैटर करती है कि वहाँ पे तुम्हारा जॉब रोल क्या है, कैसी कंपनी वर्क कल्चर कैसा है, बट हाँ ऑब्वियसली तुम्हारा स्टार्टिंग पैकेज भी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि उसके ऊपर, हाँ उसके ऊपर तुम्हारा करियर ग्रोथ होता है, उसके ऊपर तुम्हारा इंक्रीमेंट होता है। तो ठीक है वो एक बार के लिए ऐसे ही मज़े में हो गया था। ठीक है, उसके बाद हुआ सेल्सफोर्स में मुझे इंटर्नशिप और फुल टाइम पूरा मिल गया था, और फिर आया मैं मॉर्गन स्टैनले, तो वहाँ पे मुझे अभी इंटर्नशिप है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि कुछ कंपनी सिर्फ इंटर्नशिप देती है, वो 6 महीने के बाद तुम्हारा परफॉर्मेंस बेस्ड कन्वर्जन देता है, PPO टाइप सा है। तो अभी मॉर्गन स्टैनले में मैं वैसा है कि ये मैं परफॉर्मेंस बेस पे वैसा रहेगा। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ दे कैन गिव यू द फुल टाइम ऑफर। एग्जैक्टली, ओके, तो वैसा है। अच्छा, तो मतलब और कितनी सारी कंपनीज ने आपको रिजेक्ट करा था? कुछ नाम याद है आपने कितनी सारी कंपनीज में करा था? मतलब मैंने सिर्फ शायद पेयू का ही मुझे याद है जो रिजेक्ट हुआ था, बट मैं काफ़ी कंपनी से रिजेक्ट हुआ हूँ। मैथवर्क्स हो गया, फिर क्लाउडेरा हो गया, फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं एक दो और कंपनीज ऑनेस्टली अभी याद नहीं आ रहा। इस साल एप्पल भी आई थी, इस साल अपनी एप्पल से भी रिजेक्ट हुआ था मैं। प्राउड मोमेंट किया एप्पल आई है, कम से कम हाँ इस बार काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट सीजन हमारा चला है होपफुली। हाँ बहुत अच्छे जी। हाँ, तीन हमारे कॉलेज से 3 लोगों को एप्पल ने फुल टाइम अपॉर्चुनिटी भी दी है और 3 लोग अभी सब्स्टिट्यूट में रखे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। People are like in Apple from MS or IT. Exactly. That's a good thing यार, ये तो यार बराबरी करती है, NITs की प्लेसमेंट की बराबरी करती है। हाँ, तो इस बार काफ़ी अच्छा। भैया मॉर्गन स्टैनली में आपका वर्क कल्चर वहाँ पे कैसा है? मज़ा आ रहा है? हाँ यार देखो मज़ा तो बहुत आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है, काफ़ी लोगों से डिफरेंट लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। तो यार देखो एक चीज़ ये भी है कि तुम चाहे वेब डेवलपमेंट या कोई से भी डेवलपमेंट में चले जाओ, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी कंपनी कौन, अब अगर तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर एज अ रोल के लिए जा रहे हो तो तुम्हारी कंपनी तुम्हें कोई सा भी जॉब वो डेवलपमेंट में डाल सकती है। अब जैसे कि मैं मोस्टली मोबाइल डेवलपमेंट ये सब में था, बट अभी मैं ऑटोमेशन का काम कर रहा हूँ, राइट। हाँ, मॉर्गन स्टैनले में मैं ऑटोमेशन ये सब के साथ डील कर रहा हूँ। तो ये मत सोच के चलो अच्छा ठीक है अगर मैं इस फील्ड में हूँ तो मैं इसी फील्ड में रहूँगा, अनटिल एंड अनलेस तुम काफ़ी स्पेसिफिक जॉब रोल के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मेरा ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे मैं आउट ऑफ इंडिया भी लोगों से बात कर रहा हूँ। तो हाँ, जैसे कि मैं जो मेरा मेंटर काइंड ऑफ है वो अभी लंदन से है, तो उनसे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है, तो काफ़ी अच्छा। और उसका वर्क कल्चर अभी जैसे कि हमारा एक हाइब्रिड सिस्टम में गया है, तो वीक में मैं 2 या 3 टाइम्स ऑफिस भी चले जाता हूँ, तो एक ऑफिस एनवायरनमेंट भी काफ़ी एन्जॉयबल है और काफ़ी सीखने को मिलता है वहाँ पर। मतलब MNCs जो बिग MNCs में सही में कुछ MNCs में था कि वर्क कल्चर थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है, मतलब कभी कभी होता है, तो मॉर्गन स्टैनली में भी होता है लाइक यार चिल है थोड़ा सा वर्क कल्चर? यार देखो काम तो है ऑब्वियसली, बट जो एक वर्क एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा मैं कहूँगा, क्योंकि लोग हेल्पफुल है, लोग फ्रेंडली है, ठीक है, तो वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। ऑफिस पॉलिटिक्स टाइप नहीं है या वो तो सीनियर लेवल पे पता चलेगा, अभी तो है चालू किए। थैंक यू भैया फॉर दिस अमेजिंग पॉडकास्ट, और थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए हमें पूरा अपना प्लेसमेंट जर्नी और कोडिंग के बारे में बताने के लिए। मतलब बच्चों को इससे थोड़ा बूस्ट मिला होगा यार, 3rd ईयर में भी बंदा स्टार्ट करके 4th ईयर में ले सकता है। बिल्कुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी यार, थैंक यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए पॉडकास्ट के साथ, या कुछ और वीडियो जो टॉपिक्स आप नीचे कमेंट डाउन कर दो, मैं उस पर आऊँगा ज़रूर, और बाय बाय। Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view.
something right now. I ain't tryna tell you